नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी की खास पेशकश राज्य सरकार का दूसरा कार्यकाल का दूसरा साल। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न विभागों की, मंत्रियों के विभिन्न विभागों के उन कार्यों की, उन उपलब्धियों की जो उन्होंने पिछले 2 साल में अर्जित की है। आज मेरे साथ मौजूद है राज्य की कृषि, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रभुलाल सैनी जी। सैनी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले 2 साल में ऐसे कौन से आपके विभाग ने काम किए हैं कि जिनको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं, वसुंधरा सरकार की उपलब्धि मानते हैं? राजस्थान की कृषि वर्षा आधारित है। 342 लाख में फैले हुए भूभाग में 61% के लगभग हमारा एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र है। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब से हम लोगों ने दूसरी बार सत्ता संभाली, एक विजन साथ में हम लोग लेके आए कि हमें रेगिस्तान को हरा रेगिस्तान कैसे करना है, जहां पानी की कमी है वहां ऑप्टिमम यूज वाटर कैसे करके हम फसलों का पैदा करें। इस ध्यान में रखते हुए 2 साल में राजस्थान में कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग के द्वारा की गई जो हमारी खास उपलब्धियां रही है, उनमें सबसे पहली उपलब्धि यदि मैं आपको कहूं तो राजस्थान में जैतून की रिफाइनरी की स्थापना हम लोगों ने की है। क्योंकि आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जैतून का उत्पादन, जैतून का प्रसंस्करण नहीं होता है, लेकिन देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया जिसको जैतून की खेती में इंटरनेशनल क्वालिटी क्राउन अवार्ड 2015 लंदन में राजस्थान को दिया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की एक हमारी सफलता है। दूसरी सफलता का मैं आपकी ओर जिक्र करूं कि हम लोगों ने प्रयास करके सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का काम किया, क्योंकि जैसे कि 6 सेंटर फॉर एक्सीलेंस हम लोगों ने बनाए, जिसमें खासतौर से यदि हम कहें तो डिंडोल बस्सी में अनार का सेंटर फॉर एक्सीलेंस हम लोगों ने बनाया है और इजराइल के अंतर्गत इसका, इजराइल की कंपनी के साथ इसका कोलैबोरेट करके हम लोगों ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। अच्छी वेराइटीज की, जिसमें मृदुला है, अरक्ता है, बजरंग अनार है, ये सारे वेराइटीज के अनार का पैदा होना का काम यहां पर शुरू हुआ है। इसी प्रकार यदि हम बाड़मेर की बात करते हैं जहां रेगिस्तान है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां का जो अनार जो पैदा हो रहा है, मृदुला और अरक्ता वेराइटी, उसको थार अनार के रूप में मुख्यमंत्री जी ने उसका नामकरण किया। ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। जहां पर पानी नहीं है, जहां पर अन्य फसलें नहीं हो रही है, लेकिन किसानों के द्वारा लगभग 750 से 1000 हेक्टेयर में अनार की खेती राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हम लोगों ने शुरू की है। ये हमारी सफलता का दूसरी बड़ी एक हमारी पायदान है। यदि और हम आगे बात करते हैं तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टिश्यू कल्चर, ओलेरिकल्चर, साथ में हर्बिकल्चर, पिगरी, पोल्ट्री, डकरी, इन सारे जो कृषि के जो सारे भाग हैं उनमें प्रत्येक भाग को जोड़ते हुए हम लोगों ने एग्रीकल्चर में तो राजस्थान पहला राज्य है। आज हमें पूरे हिंदुस्तान में करीब 15 प्रकार की ऐसी हमारी जिनसें हैं, जिन्हें मुख्य तौर से हम कह सकते हैं जैसे बाजरा है, गंवार है, आपके जीरा है, धनिया है, मेथी है, इसबगोल है, ये कई प्रकार की वैरायटीज की हमारी जो जिन्स हैं उनमें देश में पहला स्थान राजस्थान रखता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट की है, उनकी स्थापना की है, ताकि जहां उत्पादन होगा वहां विपणन होगा। ऐसा सिद्धांत भी हम लोगों ने पहली बार किया। रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए जिस तरह से लगातार विदेशों के दौरे होते रहे, आप पिछली बार भी कृषि मंत्री थे, उस समय भी दौरे हुए, इस बार भी दौरे हुए, पिछली जो सरकार थी गैर भाजपाई, उसमें भी इस तरह के दौरे हुए, लेकिन धरातल पर अभी भी वो उसका रिजल्ट देखने में नहीं आया है। लोग इसे मौज बस्ती का टूर कहते हैं, या फिर कहते हैं कि जो मंत्री होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अपने नजदीकी किसानों को और किसानों के नाम पे अपने लोगों को घुमाने ले जाते हैं। तो क्या हकीकत है इसकी, और क्या वाकई में इसके आने वाले सालों में परिणाम नजर आएंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका सटीक जवाब मैं देना चाहूंगा, क्योंकि जिनकी जैसी दृष्टि है उनको वैसी सारी सृष्टि नजर आती है। पिछली सरकार के वक्त में भी अन्य राजनीतिक दलों की जब सरकारें रही तब भी उन्होंने दौरे किए, और हमारी सरकार के वक्त में भी हम लोगों ने 2006-07 में
66 किसानों का दल हम लोग लेके गए और वहां से जो तकनीक हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने 100% उनको राजस्थान में जमीनी धरातल पर उतारने का काम कोई किया है तो राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने किया है। यदि हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने वहां पर ओलिव के प्लांटेशन का सबसे बड़ा विजन हम लेके आए और 1 लाख पौधे इजराइल से हम लोग आयात करके लाए थे। राजस्थान के कृषि 8 फार्मों पर हम लोगों ने इसकी खेती की शुरुआत की थी। आज हम उसको प्रोडक्शन ले रहे हैं, रिफाइनरी लोन क्रशर में हम लोगों ने लगाई है और अब फार्मर्स के फील्ड तक लेके हम जा रहे हैं। हम लोग बीकानेर को जैतून का हब बनाने का फैसला लिया है ताकि किसानों को सब्सिडी पे हम लोग प्लांट निःशुल्क देंगे। इसके अलावा और भी उनको जो आवश्यक आधार सुविधा हम देंगे। इसका मेरा कहने का मतलब चाहे जैतून हो चाहे पंड खजूर की खेती हो। लेकिन सैनी जी, जो रेस्पॉन्स किसानों को आना चाहिए था, जो 8 फार्म हाउस आपने डेवलप किए, उनके अलावा आम किसानों का जुड़ाव अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म है इसमें, क्योंकि जो जैतून की खेती है वो मैंने पिछले साल भी कवर किया था। तो अभी क्या लोगों का रुझान नहीं बढ़ा? देखिए, इसके प्रति जागरूकता देखिए विभाग की कमी है। देखिए, इसमें विभाग की कोई कमी नहीं है। ओलिव ऐसी क्रॉप है जिसको हिंदुस्तान के कोई लोग नहीं जानते, न साइंटिस्ट जानते हैं न और जानते हैं इसके कौन सा क्लाइमेट चाहिए। तो किसान को इतना जल्दी समझ में आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें हमें कुछ समय की जरूरत है, हम समय ले रहे हैं, इसमें आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी खास बात राजस्थान के किसानों की है कि उन्हें जो मूलभूत कृषि है उसके बीजों के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। सरकार बीजों की व्यवस्था नहीं कर पाती है और वो बिचौलियों के हाथों में बिकता है, मजबूरी है उसकी। क्या राजस्थान सरकार आने वाले समय में दूसरे पड़ोसी प्रदेशों की तर्ज पर गांव में बीज जो देने वाली इकाइयों का स्थापना करने का मन रखती है, या किसानों तक बीज जो कि उसकी पैतृक फसलें हैं, जो है गेहूं है, चना है, सरसों है, बाजरा है, इनकी बीज गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास करने जा रही है? देखिए, राजस्थान प्रदेश में राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन हमारा बना हुआ है, राज्य सरकार का उपक्रम है और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि प्रत्येक वर्ष किसानों को रबी और खरीफ के अंतर्गत लगभग 16 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था हम लोग करते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र भी है और प्राइवेट क्षेत्र भी है। लेकिन चूंकि अभी नवाचार के क्षेत्र में कई कंपनीज अपना कंपटीशन करके आती है, जैसे हाइब्रिड सीड है, हाई यील्ड वेराइटीज है, शॉर्ट टाइम वेराइटीज है, तो ऐसी वेराइटीज मैं ये तो मानता हूं कि राजस्थान स्टेट सीड के लेवल पे अब तक कोई बहुत आकर्षक और अच्छे प्रदर्शन के रूप में हम लोगों ने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम कई क्रॉप्स ऐसी है, खासतौर जैसे मूंग की बात कर सकते हैं, गेहूं की बात कर सकते हैं, हम राजस्थान में आत्मनिर्भर हैं, मक्का की बात कर सकते हैं। आज ये जो बीज है इसमें हम आत्मनिर्भर हैं और राजस्थान में आत्मनिर्भर, और उसमें तो दलहन में भी अव्वल है, लेकिन प्रदेश के लोगों को दाल तो 200 रुपए किलो खानी पड़ रही है। देखिए, राजस्थान के परिदृश्य में इसका आकलन करना मैं तो समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी द्वितीय स्थान दलहन उत्पादन में राजस्थान का आता है और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कई योजनाओं के अंतर्गत दलहन की खेती को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम किसानों को सब्सिडी देते हैं, किसानों को हम मिनी किट्स देते हैं और किसानों के डेमोन्स्ट्रेशन का काम भी हम लोग करते हैं ताकि किसान उसको अपनाए। खाद से लेके बीज से लेके इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तक भी हम किसानों को दलहन पे, चाहे मूंग की हो, चाहे उड़द की हो, चाहे अरहर की हो, हम फसलों पर उनको देते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि किसानों को जो अपनी उपज है उसको बेचने का सही स्थान नहीं है, मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है और इसका फायदा जो बिचौलिया है वो उठा रहे हैं। और ऐसी हालात में किसान जब बिचौलियों का हाथ उठता है तो उसको बड़ी विडंबना होती है। आपकी सरकार ने कोई प्लानिंग की है पिछले 2 साल में, या आने वाले समय में कोई प्लानिंग है जिससे किसान की उपज सीधी वो बेच सके और मुनाफा सीधा उनकी जेब में जाए, न कि बिचौलियों के हाथ से? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अभी देश के सभी राज्यों में अलग अलग एपीएमसी एक्ट बने हुए हैं और राजस्थान में भी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग मार्केटिंग एक्ट जो हमारा बना हुआ है, उसमें जब हमारी सरकार पहली सरकार थी उस वक्त में भी 2002 में भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट पूरे देश में दिया था और उसी के आधार पर राजस्थान में भी हम लोगों ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने के पश्चात राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और प्राइवेट यार्ड एस्टेब्लिश करने का कंसेप्ट लेकर राजस्थान में आए थे
और उसी के आधार पे जिस प्रकार अभी हमारी करीब जो मंडियां बनी हुई लगभग 400 से 500 मंडियां हमारी है, उन मंडियों में भी ऑक्शन के माध्यम से निश्चित रूप से आज भी किसानों की जिन्स का विपणन होता है। लेकिन अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक नया कंसेप्ट हम लोगों ने लिया है कि उसको ई ऑक्शन, ई ट्रेडिंग, ई पेमेंट और ई ग्रेडिंग। लेकिन भाई साहब, गांव में अभी भी बिजली नहीं है, ऐसे में ई ट्रेडिंग, ई ऑक्शन किस तरह संभव हो पाएगा? देखिए गांव में ऑक्शन नहीं होता है, ऑक्शन होता है मंडियों में। एजुकेशन नहीं है, देखिए मंडियों में होता है, और निश्चित रूप से किसी न किसी कार्य की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। इसलिए हम लोग आशावादी लोग, और हम इसका प्रयास राजस्थान में करें। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान इंटीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम, RIMMS एक सिस्टम है, इसको 15 मंडियों में हम लोगों ने चालू किया है। और वहां पर हम ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे किसानों को मस्टर्ड जब वो सेल करता है तो उसके ऑयल कंटेंट्स के बारे में छलावा किया जाता है, तो मस्टर्ड ऑयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के एस्टेब्लिशमेंट भी हम लोगों ने किया है। और स्पेशल मार्केट भी हम लोगों ने बनाए, 20 के लगभग हमारे स्पेशल मार्केट बने हैं। उनमें खासतौर से जहां उत्पादन है वहां विपणन की व्यवस्था किसानों के लिए हम लोगों ने की है। और अब हमारा ये प्रयास होगा कि राजस्थान इंटीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम जब लागू करेंगे, उसके साथ में हम लोग किसान मंडियों की स्थापना भी करने जा रहे हैं, ताकि किसान छोटे छोटे अपने माल को लेकर। कोल्ड स्टोरेज को लेकर भी कोई प्लानिंग है? क्योंकि किसान के पास जब फसल पैदा करता है तो उसके रखने की समस्या होती है, और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण ही वो अपनी उपज सस्ते दामों में बेचता है। देखिए राजस्थान में हमारा ये प्रयास रहा कि एपीडा के सहयोग से हम लोगों ने पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज के रूप में अभी 4 एस्टेब्लिश हम लोगों ने किए थे, और उनमें से एक हमने आपकी टर्मिनल मार्केट जयपुर में, बस्सी में, और एक टोंक में, और एक चोमू में, ये शाहपुरा में ये 4 आपके पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज के रूप में हम लोगों ने विकसित किए थे। अभी वो रेंटल किराए पे हम दे रहे हैं। लेकिन अब हमारा प्रयास है, कोई भी व्यक्ति, छोटे छोटे जो किसान है जी, अगर वो कोल्ड स्टोरेज अपने फार्म्स पे लगाना चाहता है तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग पॉलिसी 2015 आई है, और इसका जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हम किसानों को काफी सुविधाएं देंगे, पैकेज के रूप में भी देंगे, कन्वर्जन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी उनको, मंडी शुल्क में भी हम लोग उनको पैसे देंगे, उपलब्धता होगी। तो मेरा ये कहना है कि अब किसान को हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पैक हाउस हम लोग उनको देंगे, और वो यदि पैक हाउस एस्टेब्लिश करेगा तो निश्चित रूप से उनकी फसल जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, खासतौर से फूल हैं, फल, सब्जी है, ये सबसे ज्यादा खराब होने वाली हमारी क्रॉप्स है। तो हम प्रयास करेंगे छोटे छोटे लेवल पे किसान अपने खेत पे इसको एस्टेब्लिश करेगा, इसका प्रयास भी हम लोग करें। चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि जगत को समर्पित इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे कृषि से संबंधित ज्वलंत मुद्दे, जिन पर होगी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा परिचर्चा। किसान भाई जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एक बार जानकारी हासिल करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखना न भूलें राम राम सा, हर शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। चहकते हुए मन, खेलने की ख्वाहिश, कुछ नया करने की उमंग, सपनों का आकाश छूने की उड़ान दिखाता स्कूल टाइम, रविवार सुबह 10:30 बजे और शाम 5:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हमारी चर्चा जारी थी राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी से। सैनी जी, राजस्थान पहली बार किसानों की आत्महत्या को लेकर काफी चर्चित रहा।
क्या लगता है वाकई में प्रदेश में ऐसे हालात हो गए थे कि किसानों को आत्महत्या करना पड़ा? क्या इसमें कहीं राजनीतिक बू आती है या वाकई में हालात ऐसे बन गए थे जिससे किसान आत्महत्या को मजबूर हुआ? मैंने कई बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी कहा है, मजबूती से आज भी मैं कह रहा हूं, और ये प्रश्न भी हास्यास्पद है। राजस्थान का किसान आन बान शान का धनी है, वो कभी भी आत्महत्या नहीं करता है। तो क्या फिर ये आंकड़े जो परोसा गया दुनिया के सामने, देश और दुनिया के सामने, सबने सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो क्या वो सब कुछ फ्रेब था, झूठ था? कृषि के कारण से, उसके नुकसान के कारण से राजस्थान में एक भी आत्महत्या नहीं हुई है। और मैं इसलिए स्ट्रांगली कहता हूं कि पहली बार जो आपके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष था जी, या हमारे राजस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारी योजना थी, उसके अंतर्गत पहली बार 2600 करोड़ रुपए का मुआवजा हम लोगों ने किसान ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ, जहां मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनको पहले 2500 रुपए पिछली सरकार देती थी, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 95,100 रुपए देने का काम किया है। पशुओं की मोर्टेलिटी होने पे भी दिया। इसलिए किसान के दुख की घड़ी में राजस्थान की सरकार पूरे के पूरे हम लोग मुस्तैदी से विधानसभा को भी स्थगित करके पहली प्राथमिकता हम लोगों ने विधानसभा से ज्यादा उन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ उसके आकलन करने के लिए हम लोग। अभी भी किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है। आज भी किसान कई जिलों में आंदोलन करने को मजबूर है। लगता नहीं है कहीं भी बीमा कंपनियों को भी इसमें ढिलाई बरतनी पड़ेगी, राजस्थान सरकार को भी एक दबाव बनाना पड़ेगा कि जो बीमा कंपनियां हैं किसानों को उनकी जब फसल चौपट हो, प्राकृतिक आपदाओं से खराब हो, तो कम से कम उनको सही समय पर मुआवजा मिल जाए, जिससे कि उनको इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश है उसमें भी बीमा कंपनियों के? निश्चित रूप से आपका सटीक प्रश्न है, दुधारा प्रश्न है, समझना आवश्यक है। समझना इसलिए आवश्यक है कि डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन में होने वाला नुकसान एक अलग चीज है और बीमा कंपनियां जो बीमा करती है ये दूसरा विषय है। पहला विषय यह है कि जहां प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, शीत के कारण से यदि फसलों का नुकसान होता है तो वो आपदा प्रबंधन कोष के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। लगभग 63 लाख किसानों ने करीब 2014-15-16 में अपनी फसलों का क्रॉप इंश्योरेंस कराया है। और अभी हम लोगों को पहला जो है आपके वेदर बेस्ड इंश्योरेंस जो है, मौसम आधारित फसल बीमा, इसमें आपकी फसल खराब हुई नहीं हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ हम मौसम के मिजाज का आकलन करते हैं, जो ट्रिगर तय होता है कि कौन से महीने में कितना mm से कम बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी, तो हम इस बीमा के अंतर्गत किसानों को लाभ देंगे। तो अभी हाल ही में जिन 63 लाख किसानों ने मॉडिफाइड फसल बीमा और आपके मौसम आधारित फसल बीमा कराई है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ही हमको 13 जिलों में क्रॉप कटिंग के परिणाम रेवेन्यू बोर्ड से प्राप्त होंगे जी, और 20 जिलों में फसल सोइंग का टारगेट लक्ष्य कितनी सोइंग हुई है रेवेन्यू बोर्ड से हमें मिल जाएगा। तत्काल प्रभाव से हम उन किसानों को मुआवजा देने का काम करेंगे। और यदि 33% से ज्यादा खराब हुआ है तो आपदा प्रबंधन कोष के अंतर्गत प्रत्यक्ष से किसानों को सहायता देने का काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या का प्रश्न मैं समझता हूं एक राजनीतिक षड्यंत्र कहा जा सकता है या इसको एक साजिश कहा जा सकता है। सैनी जी, आपके पास पशुपालन का भी एक बड़ा जिम्मा है। पशुपालन को लेकर मोबाइल चिकित्सालय शुरू किए गए थे, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है और जो वैकेंसीज खाली पड़ी है उनको भरने को लेकर भी क्या सरकार कोई विचार रखती है? क्या आने वाले समय में पशुपालकों का इसका लाभ मिल पाएगा? राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौपालन विभाग का जो पहली बार राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां गौपालन विभाग हम लोगों ने स्थापित किया है। दूसरा, राष्ट्रीय पशु के रूप में ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा हम लोगों ने दिया है, क्योंकि ऊंट है वो राजस्थान के हेरिटेज के रूप में देखते हैं और इसकी दिनों दिन डिक्लाइन होती हुई पॉपुलेशन को बचाया जाना बहुत आवश्यकता। हेरिटेज हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बीएसएफ के जवानों के लिए हो, इसकी आवश्यकता को, प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टेट एनिमल का दर्जा केबल को दिया है। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि टोंक में जिस प्रकार से इसकी कुर्बानी होती थी,
पहली बार हम लोगों ने राजस्थान ऊंट वंशवध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रत्यावर्जन एवं निर्यात अधिनियम 2015 हम लोगों ने बनाया। ऊंट को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाना, उसका वध करना अपराध की श्रेणी, बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में होगा। इसलिए हमारा ये प्रयास रहा, हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे ये हैं। दोनों ही प्रयास सरकार के सराहनीय है। लेकिन अभी भी राजस्थान से ऊंटों की बहु संख्या में तस्करी हो रही है। गोपालन, गायों के जिनके आधार पे आप वोट मांग के सत्ता में आते हैं, गायों की तस्करी सबसे बड़ी संख्या में हो रही है। इनके खिलाफ जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, लगता है जो कानून आपने बनाया है उसका पालन ढंग से नहीं हो पाता है, तो क्या उसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, राजस्थान गोवंश वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रत्यावर्जन निर्यात अधिनियम 2015 जी, हम लोग नया बना रहे हैं और इसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रक या वाहन बारी बारी से गो तस्करी के लिए काम लिया जाता है, तो आबकारी अधिनियम की तरह हम कानून को बहुत सख्त मजबूत बनाकर उस ट्रक को हम लोग जब्त करने की शक्तियां पुलिस विभाग को दे रहे हैं। उसमें उतना जुर्माना लगेगा जितना ट्रक की कीमत होगी। यदि दूसरी बार फिर से वो इस प्रकार बार बार उपयोग होगा तो मालिक को भी मुलजिम बनाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। यदि हम उसके स्वामी के ट्रक वाहन के स्वामी को भी यदि जिम्मेदारी और ये इस प्रकार आपराधिक षड्यंत्र में मानने का प्रयास हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर रोकथाम लगेगी। एक सवाल है सर, जो गौशालाएं संचालित हो रही है उनमें भी गायें बहु संख्या में मर रही है। वो सहायता आपसे भी उठा रहे हैं, केंद्र से उठा रहे हैं और कई धार्मिक संस्थाओं से उठा रहे हैं। इसके बावजूद गायों की सही देखरेख नहीं होती, तो क्या बार बार शिकायतें मिलने पर जिन गौशालाओं को सरकार सहायता देती है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का मन या कोई कठोर कानून ऐसे बनाएगी कि जिन गौशालाओं को सरकार सहायता देती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जब गायों की देखरेख में वो लापरवाही बरतते हैं? निश्चित रूप से राजस्थान में गौशाला अधिनियम बना हुआ है और गौशाला पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत हम लोग किसी भी गौशाला का पंजीयन करते हैं। जी, धारा 2 में स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी धर्मार्थ ट्रस्ट या कोई भी स्वयंसेवी संस्था यदि किसी गौशाला का पंजीयन कराना चाहती है तो उसका संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, प्रजनन और चिकित्सा जी, उस संस्था की होगी जो उसका पंजीकृत करा के एक ऐसी गौशाला खोलना चाहता है। जी। हम ये प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से गौ हमारी माता है। गोवंश का जिस प्रकार से गो तस्करी के लिए ले जाया जाता है, इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी हम अपनाने की जरूरत होगी। सिर्फ सरकार के भरोसे ही हम लोग, क्योंकि सरकार कानून बनाती है उसका हम पालन करते हैं, इससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जन सहभागिता की आवश्यकता होगी। स्वयंसेवी संगठन है या आम जनता है, यदि इस प्रकार की तस्करी करके कोई भी ले जाने वाला ले जा रहा है तो उसको रोकथाम करने का काम करना, ये जनसहयोग से सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हम नियंत्रण और कठोर कार्रवाई करके ऐसे लोगों को रोकथाम हम कर पाएंगे। सर जी, आप डेयरी मंत्री भी है, हर बार डेयरी मंत्री कोई न कोई नई सौगात प्रदेश की जनता को देता है। पिछले 2 साल में आपने ऐसी कौन सी उपलब्धि डेयरी विभाग में हासिल की है? क्योंकि कभी ऊंट के दूध की, कभी आइसक्रीम बनती है, कभी कुछ और बनता है, सरस पार्लर्स आपने उन लोगों ने उस जमाने में खोले थे। इस बार कोई ऐसा प्लानिंग है कि आप सोच रहे हैं कि 3 साल मेरे पास अभी और बचे हैं, 2 साल पूरे हो चुके हैं, कि मैं डेयरी मंत्री रहते हुए ये काम तो करूं जिससे आम लोगों तक हमारा उपज, हमारे जो प्रोडक्ट्स है पहुंच सके? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन हमारा बना हुआ है और लगभग 21 हमारी डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन राजस्थान में कार्य कर रही है। जी, अभी सरस सुरक्षा कवच योजना, जनश्री योजना राजस्थान में हम लोगों ने अभी लागू कर रखी है और हम प्रयास करते हैं कि जो भी दुग्ध उत्पादक है, यदि उसके परिवार का जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास है तो उसके इलाज की पूरी व्यवस्था इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी कदम ये उठा रहे हैं कि नेशनल हाईवेज पे हम मिल्क पार्लर खोलने जा रहे हैं, कुछ खोले भी है। हमारे प्रयासों का, जहां दारू की दुकानें नेशनल हाईवे पे हुआ करती थी, रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी बहुत जरूरी था, शराब वही उपलब्ध होती थी तो मिलते पीते थे लोग, पीने से दुर्घटनाएं होती थी। इसकी रोकथाम करने के लिए अब हमारा ये प्रयास होगा कि हम राजस्थान के जितने भी नेशनल हाईवेज हैं जी, उन पे सरस पार्लर खोलेंगे। वहां पर हमारी छाछ है, लस्सी है, श्रीखंड है, या हमारे जो उत्पाद हैं जिनका उत्पादन हम करते हैं, खासतौर से पनीर है, मावा है,
यदि हम ये देखें आगे की बात करें तो मिल्क जो कैमल है जी, उसके बारे में भी एक वीआरएस एक कंपनी है जो दुबई के सहयोग से हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं जी, कि एंटी डायबिटिक, एंटी हेपेटाइटिस, एंटी कैंसर, चर्म रोग से जुड़े सारे विषयों पे उसका मिल्क का रिसर्च भी हम कर रहे हैं। इसका एमओयू हम सिग्नल करेंगे। अभी ईओआई हम लोगों ने जारी की है और हमारा ये प्रयास होगा कि कैमल का मिल्क पेटेंट हो जाए तो पूरे देश में काम आ जाए। ये भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सनी जी, लंबे समय से इस बात के प्रयास चल रहे हैं कि जब किसान खेत में काम करता है, करंट लग जाता है, ट्रैक्टर चलाते हुए दुर्घटना हो जाती है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता था। सरकार ने जो योजना शुरू की है, एक किसान जब मंडी में उत्पाद लेके आता है, उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ नया प्लानिंग किया था, वो कहां तक चल रहा है और क्या लोगों को, किसानों को उसका लाभ मिल रहा है? देखिए, राजस्थान की सरकार ने जमीन से लेके, बीज से लेके, प्रसंस्करण से लेके वैल्यू एडिशन तक का एक चरणबद्ध तरीके से हमारी योजना बनाकर हम लोगों ने काम शुरू किया है। और हमारा ये प्रयास रहा कि जब हमारा राजस्थान का जो किसान है, कृषक साथी योजना के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जिस किसान की मृत्यु कृषि कार्य करते वक्त होती है, चाहे बिच्छू काटने से, चाहे सर्प काटने से, चाहे जहरीली दवा के सेवन से, जो दवाई छिड़कते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, या बिजली करंट से, या प्राकृतिक आपदा में किसी भी कारण से मृत्यु होती है, तो उसको पहले 1 लाख रुपए मिलते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा के उसको 2 लाख रुपए किया है। और अब हमारा ये प्रयास है कि हम शीघ्र ही हमारी प्रक्रिया चल रही है, उसको 5 लाख तक ले जाने की हमारी योजना है, जो हमारे इस टर्म में हमको बढ़ा के उसको 5 लाख करना। किसान कलेवा की क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, राजस्थान में अभी जो हमारी ए श्रेणी की और बी श्रेणी की और सुपर ए क्लास की जो मंडियां हैं जी, उनमें हम लोगों ने किसान कलेवा योजना शुरू की थी। और किसान कलेवा योजना के अंतर्गत 5 रुपए में किसान को भरपूर भोजन, जिसमें 6 चपाती, 2 सब्जी, या तो उसमें हम छाछ देते थे या गुड़ देते थे। ये हमारी सतत प्रिय काफी लोकप्रिय हुई है। और इस योजना के अंतर्गत मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमको मिली है कि किसान सवेरे जब घर से निकलता है तो बेचारा वहां उसको पता है कि उसको खाना मिलेगा। ये काम किया। एक दूसरा काम हम लोगों ने मंडी में जो हमारे श्रमिक काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तोलेदार, पल्लेदार, उनके हितों की भी चिंता हम लोगों ने की है। और राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की शुभारंभ भी अभी 2015 में हम लोगों ने की है, 14 में, 15 में। तो इसका लाभ भी उन 30 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है। जिनकी बच्चे की शादी होती है तो 20,000 रुपये, एक बच्चे में 2 की होती है तो 40 देते हैं। इसी प्रकार बीमारी होने पे 20,000 रुपये हम लोग उनको देते हैं। यदि प्रसूव का टाइम है किसी महिला पल्लेदार का तो 45 दिन का उसका वेतन का भुगतान भी हम लोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग सभी क्षेत्रों में राजस्थान की कृषि किसान को कैसे पैसा मिले, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके दुख की घड़ी में राजस्थान की सरकार उसके साथ कैसी खड़ी रहे, इन सारे कामों को समाहित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार काम कर रही है। तो ये थे मेरे साथ राज्य के कृषि, पशुपालन, डेयरी मंत्री, जिन्होंने राजस्थान सरकार में पिछले 2 साल में इनके विभाग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा। और उनका मानना कि इन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, किसान श्रमिकों के लिए और डेयरी एवं पशुपालन विभाग के लिए। और इनकी मंशा है कि आने वाले जो 3 साल है उनमें जो योजनाएं बनाई है, जो प्लानिंग बनाई है, चाहे किसान फसल योजना की हो, चाहे कलेवा योजना की हो, चाहे श्रमिक विकास योजना की हो, चाहे डेयरी में जो नया नवाचार, फसलों में जो नवाचार है, जो विदेशी जो तकनीक कृषि के क्षेत्र में जो सीख कर आए हैं, लगातार उसको और बढ़ावा देने की है। सनी जी, आपका A1 टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हम इसी तरह लगातार राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर इसी तरह कार्यक्रम पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए A1 टीवी।